Hello everyone, myself Pradeep Balan. As you know कि आई एम रनिंग वेस्टर्न ओवरसीज़, आई एम द डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न ओवरसीज़। पिछले 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, जिसमें हर एक कंट्रीज़ वेस्टर्न ओवरसीज़ डील करता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, आयरलैंड, आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, पोलैंड, हर एक कंट्रीज़ में वेस्टर्न ओवरसीज़ डील करता है। इसके अलावा वेस्टर्न ओवरसीज़ आइल्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश में भी डील करता है। इस 12 साल के करियर में अभी तक वेस्टर्न ओवरसीज लाखों स्टूडेंट्स को आइल्स करा के एब्रॉड प्लेस कर चुका है। जैसा आप सभी जानते हैं कि वेस्टर्न ओवरसीज के जो ऑफिसेज हैं वो जलंधर, अपना चंडीगढ़ सेक्टर 35C, अम्बाला सिटी, इसके अलावा कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। मीन्स पिछले 12 साल में हम 7 ऑफिस चला रहे हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट सोर्सेज से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को स्टडी वीज़ा और आइल्स रिलेटेड जानकारी देते रहें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो जनरली एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोलते हैं जीटी, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, हर एक कंट्रीज़ के लिए जीटी एम्बेसी चेक करती है कि बच्चा जेन्युइन है या नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो पर्सनली मुझे कॉल करते हैं या ऑफिस में विजिट करते हैं, तो उनका टाइम टू टाइम ये रहा है कि सर कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें यूट्यूब के थ्रू आपकी और वीडियो मिले जिसमें जनरली हम ये देख पाएँ कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे और इतने क्वेश्चंस और इतना प्यार जो स्टूडेंट्स ने बख्शा है, उन सभी को देखते हुए आज हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि वो कैसी कौन सी प्रोफाइल होनी चाहिए जिस पे बच्चों का वीज़ा लगता है। खासकर ये जो जीटी है, मैं बोर्ड का, वाइट बोर्ड का साथ लूँगा ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे तरीके से एक एक चीज़ एलोबरेट कर सकूँ। तो कोई भी एम्बेसी है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए, हर एक कंट्रीज आज की डेट में मोस्टली जीटी चेक करती है। तो जीटी का मतलब है जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। हर एक स्टूडेंट्स अपने को इस गोल सर्कल में देख सकता है। लहे कोई भी स्टूडेंट्स हैं एबीसी, वो अपने को इस गोल सर्कल में रख के सोचे तो वीज़ा चांसेस हाई रहते हैं। तो एम्बेसी स्टूडेंट्स का एक जीटी चेक करती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट चीज़ आती है स्टूडेंट्स के एकेडमिक का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स की एजुकेशन से रिलेटेड है कि स्टूडेंट ने जो 12th की है या ग्रेजुएशन की है, जो भी उसकी लास्ट एजुकेशन है वो सॉलिड होनी चाहिए। लाइक बच्चे की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज अच्छी का मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जितने भी टेप कॉलेज हैं वो कोशिश करते हैं कि मेजर जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, खासकर कनाडा में भी ये चीज़ है, मेजर जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स में बच्चों का स्कोर अच्छा होना चाहिए। लाइक एक बच्चा नॉन मेडिकल का है तो उसमें उसकी इंग्लिश, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। कई बार मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या देखा जाता है, खासकर हरियाणा पंजाब रीजन्स में और हरियाणा और पंजाब बोर्ड में, बच्चे की परसेंटेज तो अच्छी आ जाती है 75 और 80%, लेकिन जब देखते हैं मैथ में 33 नंबर है या फिजिक्स में 45 नंबर है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा था, अकाउंट्स में 38 नंबर है, और बच्चे ने 70 और 75% मार्क्स जो बनाए हैं वो एक एडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं, जिसमें जैसे फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक या कंप्यूटर, तो ये कोर्स लेके बच्चा 90% उसमें मार्क्स लेके या 95% मार्क्स लेके अपना स्कोर बना लेता है। तो आज की डेट में जो एम्बेसी देखती है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों लेके चलती है। तो जो थ्योरी आपकी है, थ्योरी उसमें आप अच्छे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है मेजर जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी हो। दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने काउंटेबल नहीं होते, लेकिन मेजर 4 सब्जेक्ट्स अगेन बताना चाहूंगा, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। नॉन मेडिकल वालों बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए आपका इंग्लिश, बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही आर्ट्स वाले बच्चे भी जिसमें आपकी इंग्लिश के अलावा कई बच्चे इकोनॉमिक्स रखते हैं या फिर वो मैथ रखते हैं या फिर उनका ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर 4 सब्जेक्ट्स, उसमें परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो खासकर मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर यहां बात करूं तो जैसे टेप हैं, कुछ टेप्स ओवरऑल 60% और मेजर 4 सब्जेक्ट्स भी 60% मांगते हैं या 55 से बिलो तो वो जाना ही नहीं चाहते। तो आपके एकेडमिक शुड बी सॉलिड। आपकी जो परसेंटेज है वो कोशिश करो आपकी हाई होनी चाहिए।
और मेजर सब्जेक्ट्स में हमेशा। तो यहां मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स एब्रोड जाना चाहते हैं और अभी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज जो मेजर 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें देख लीजिए, अगर आप वीक हैं तो प्लीज उसमें अपने ट्यूशन जरूर लगवाइए और कोशिश करिए ट्राई टू गेट 60% एंड अबव। बट मैं ये नहीं कहना चाहूंगा किसी बच्चे के 55% मार्क्स हैं तो उसका वीजा नहीं आएगा, 55 वाले का भी वीजा आता है। देखना ये होता है कॉलेज टू कॉलेज कैटेगराइज है, हर एक कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि टाइम टू टाइम आने वाले टाइम में एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, तो ट्राई टू गेट मोर देन 60% मार्क्स इन द मेजर सब्जेक्ट्स। सेकंड जो चीज आती है आपका गैप। स्टूडेंट्स क्या करते हैं 10th के बाद 12th करना शुरू कर देते हैं। तो अभी भी आज की ही बात, एक सिनेरियो रहा कि एक स्टूडेंट्स मेरे पास आया यमुनानगर से, तो उसने 10th के बाद वो 12th में फेल हो गया। फेल होने के बाद वो अगले 2 साल बाद वो ओपन स्कूलिंग से अपनी 12th करता है। तो कहने का मतलब जहां 2 साल में 12th होनी चाहिए वहां बच्चे ने 4 साल लगा दिए। इस हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो 12th करके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं या आगे फर्दर स्टडी इंडिया में जो लेते हैं और बीच में वो ड्रॉप कर देते हैं। जो वो ड्रॉप करते हैं उनका साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल भी बच्चों के खराब हो जाते हैं। तो आपके, मैं अगेन बोलना चाहूंगा, गैप नहीं होना चाहिए। 1 साल तक तो गैप जस्टिफाई है। 1 साल से ज्यादा अगर गैप होता है तो एम्बेसी रीजंस मांगती है कि व्हाट यू डिड बिटवीन दिस गैप। वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है, जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट या सैलरी वाउचर्स, इसके अलावा डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये सारी के सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है। मींस गैप नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव द गैप देन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपने जॉब की है तो जॉब से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की है तो वो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, AEEE है या PMT, जो भी आपने जो भी एग्जाम की तैयारी की है वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा वीजा ऑफिसर को। थर्ड चीज आती है आपकी आइल्स या PT, जो भी आप कर रहे हैं। आइल्स और PT ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं। नॉन इंग्लिश कंट्री से अगर हमें एक इंग्लिश कंट्री में जाना है तो ये जो टेस्ट है एक मीडियोकर टेस्ट है, क्योंकि आप जब आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें सारी की सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी। आपके जो मेंटर्स, आपकी जो फैकल्टी होंगी वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, ब्रिटिश, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगा, तो आपके सिर के ऊपर से ना जाए। तो आइल्स या PT आपके लिए मस्ट है, क्योंकि हम अगेन मैं बताना चाहूंगा नॉन इंग्लिश कंट्री से इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए ये एक मीडियोकर टेस्ट रखा गया है, जो कि BC, ब्रिटिश काउंसिल और IDP और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ESOL एग्जामिनेशन, ये 3 बॉडी, अवार्डिंग बॉडी हैं जो इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो जैसे अगर आपने कनाडा जाना है तो SPP के अंदर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। सो आइल्स हर एक कंट्रीज के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे कनाडा की बात करें तो SPP के अंदर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटीज भी मोस्टली 6 बैंड नो लेस देन 5.5 या 6.5 बैंड या फिर 5.5 बैंड पे भी दे देती हैं, तो 5.5 बैंड पे इंग्लिश कोर्स के साथ देती हैं। अगर आप जनरल की बात करें तो जनरल में भी वैसे तो कोशिश करो 6 बैंड लेने की, लेकिन उससे कम आते हैं तो भी चांसेस बनते हैं। लेकिन अगेन हर एक कंट्रीज का अलग अलग है। वीजा चांसेस हाई रखने के लिए आपको स्कोर अपना अच्छा रखना पड़ेगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा में 5.5 बैंड नो लेस देन 5, लेकिन चूंकि आप अगर पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पंजाब और हरियाणा आपका स्टेट अगर बोर्ड है तो हमें रिक्वायरमेंट 6 बैंड की रहती है। 5.5 बैंड पे वीजा चांसेस कम हो जाते हैं। CBSE ICSE बोर्ड 5.5 बैंड पे चांसेस हैं, लेकिन अगेन क्योंकि एम्बेसी थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया को लेकर स्ट्रिक्ट है तो ट्राई टू गेट 6 बैंड। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, किसी और बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली 5.5 बैंड 12th बच्चा जा सकता है। लेकिन मैं अगेन बोलना चाहूंगा कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम आइल्स या PT में स्कोर इंप्रूव करने का, क्योंकि यहां आपको चांस है अपने आप को प्रूव करके एम्बेसी को दिखाने का। मे बी आपके एकेडमिक इतने स्ट्रॉन्ग ना रहे हो, लेकिन अगर आप आइल्स में स्कोर अच्छा ले लेते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जाके लेते हैं, तो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर इस चीज को पॉजिटिव लेता है। तो दोस्तों प्लीज आइल्स और PT आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं कोशिश करो जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जाएं और उससे अच्छा करने की कोशिश करें। ज्यादा स्कोर लें तो वीजा चांसेस हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज आती है आपकी GT के अंदर फंड्स। अब फंड्स की बात करें, अगर कनाडा की बात करें, ठीक है जी, अगर आपने SPP में फाइल लगाई, ठीक है, फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने जनरल में फाइल लगाई तो अगेन आपको फंड्स दिखाने होते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर आपको दिखाना होता है। अगर आप टेफ या किसी प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा वेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपको 19-20 लाख रुपए दिखाने हैं। लेकिन अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में और मास्टर्स में प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर ये 24-25 लाख रुपए बन जाता है। तो मीन्स आपको 1 साल के फंड्स दिखाने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, 24 से 25 लाख या 19 से 20 लाख। अब ये जो फंड्स हैं इसमें आप एजुकेशन लोन, एफडी, सेविंग, ये चीजें आप दिखा सकते हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस हैं वो 3 मंथ ओल्ड फंड एक्सेप्ट करते हैं। तो एक बच्चे को आइल्स करने में तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं। तो यहाँ पे आप फंड्स भी अगर अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डाल देते हैं और 2-3 महीने वो पुराने हो जाते हैं, तो जब तक आपकी फाइल लगेगी जब तक वो एक तरह से पुराने हो चुके होंगे और आपके वीजा चांसेस हाई हो जाते हैं। मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया में मैंने चीज देखी है, स्टूडेंट्स एजेंट्स पे निर्भर रहता है, एजेंट्स पे डिपेंड होता है। वो सोचता है कि भाई स्टूडेंट्स ने कंसल्टेंट को, एजेंट्स को एक तरह से खरीद लिया है। होता कैसे है कि आइल्स करके आता है और बोलता है कि जी मेरे फंड्स आप दिखाओ। तो दोस्तों कोई भी एम्बेसी, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट्स ऐसा नहीं है जो आपके 3 महीने पुराने फंड्स कर दे एक साथ में। आपको 3 महीने पुराने करने के लिए 3 महीने वेट करना पड़ेगा। और यही रीजंस हैं कि हमारी मार्केट, जो हमारी इंडस्ट्री, वो बदनाम हो रही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो 3 महीने पुराने फंड्स अपने करके लाते हैं तो डेफिनेटली आपके वीजा चांसेस हाई होते हैं, सब कुछ वाइट में है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी एजेंट्स को 1.5-2 लाख रुपए देके अपने फंड्स कराने की कोशिश करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आपको आती है। क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूं, कोई कंसल्टेंट और एजेंट गॉड नहीं है, भगवान नहीं है। वो एक साथ 3 महीने पुराने फंड्स नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है। आपको फंड्स अकाउंट में डालने पड़ेंगे आपके कंसल्टेंट और एजेंट को, तब वो 3 महीने पुराने होंगे, तब वो फाइल लग सकती है। कोई अगर आपसे फेक फंड देता है, कल ने आपका रिफ्यूजल आ सकता है। रिफ्यूजल आया तो आपका करियर स्पॉइल हो सकता है, आप उस कंट्रीज के लिए ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, 19-20 लाख या 24-25 लाख जितने भी फंड दिखाने हैं, 3 महीने पुराने हैं, तो कोशिश करो कि इसमें कुछ फंड्स तो आप अपने पुराने कर लो और कुछ आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। अगर सारे के सारे पुराने कर सकते हो तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। अगर मैं यही यहाँ न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड आपको 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने होते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, प्लीज कीप इन माइंड, उनको 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने होंगे। 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर। अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के फंड्स आपको दिखाने हैं। अगर 3 साल का कोर्स है तो कोशिश करो 2 साल के फंड दिखा दो, जिसमें से 1 साल के फंड्स तो मिनिमम 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए। रेस्ट आप प्रोजेक्ट प्लान भी दिखा सकते हैं या करंट फंड विद सोर्स। विद सोर्स का मतलब यहाँ पे आपके कोई जैसे पेरेंट्स को रिटायरमेंट आए तो वो पैसा, कोई पर्सनल लोन मिला वो पैसा, इस तरह से, या आपकी कोई LIC वो मैच्योर हुई वो पैसा, करंट फंड चल सकते हैं। लेकिन कोई गोल्ड लोन लेके, कोई प्रॉपर्टी सेल करके या कृषि लोन लेके पैसे लेके आता है तो उनको 6 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों न्यूजीलैंड जाना है, 1.5 साल का कोर्स है तो तकरीबन 24-25 लाख रुपए। अगर 2 साल का कोर्स है तो 30-32 लाख के फंड, और अगर लेवल 7 1 साल का कोर्स है तो 16-17 लाख रुपये आपको दिखाने हैं। और कोशिश करो वो 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए। कोशिश किया तो जरूरी है कि यहाँ 6 मंथ ओल्ड होने ही होने हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने बताया कि 22-23 या 24-25 लाख के फंड दिखाने हैं, दैट शुड बी 3 मंथ ओल्ड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कुछ कॉलेजेस हैं जो आज की डेट में रिसेंट फंड भी ले रहे हैं, बट विद सोर्स। विद सोर्स अगेन वही जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे आपका कोई LIC मैच्योर हुई हो, या फिर आपको कोई पर्सनल लोन मिला हो, या पर्सनल लोन लिया हो आपके पेरेंट्स ने, आपके स्पॉन्सर्स ने, या फिर रिटायरमेंट का पैसा आया हो, प्रॉपर्टी सेल हुई हो, तो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अलग रूल हैं और न्यूजीलैंड के अलग रूल हैं। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों आपको बता पाऊं। तो फंड्स आपके पास सॉलिड होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एम्बेसी बोलती है कि भाई आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो इसको आप कैसे सपोर्ट करोगे। आपने फंड्स दिखा दिए, मे बी आपने कहीं से लेकर डाल दिए हों, लेकिन एक्चुअलिटी में एनुअल इनकम से पता लगता है कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है लाइफ में। लाइक जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उनकी एनुअल इनकम क्या है,
दादा दादी कर रहे हैं तो उनकी एनुअल इनकम क्या है, आपके भाई बहन कर रहे हैं तो उनकी इनकम क्या है। एनुअल इनकम अगेन मैं बताना चाहूंगा सिंपली वर्ड्स में, अगर कोई बिजनेस करता है तो उनकी आईटीआरस, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो उनके फॉर्म 16 या आईटीआर, प्राइवेट सेक्टर्स में है तो अगेन उनके फॉर्म 16 या आईटीआर, एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, और रेंटल इनकम आ रही है तो अगेन आपको आईटीआर। मीन्स आपको जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको आईटीआर या फॉर्म 16 या फिर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया हर एक प्रोफेशन के लिए अलग अलग है। अगेन बताना चाहूंगा, बिजनेस के लिए आईटीआर, रेंटल इनकम के लिए आईटीआर, जॉब है तो फॉर्म 16 और आईटीआर, एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट। मोस्टली केसेस में जो देखा गया है, खासकर जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो फंड्स तो दिखा देते हैं लेकिन पेरेंट्स का इनकम रेशियो नहीं होता, एनुअल इनकम नहीं होती। आईटीआर बढ़ते हैं 3 लाख रुपए, या फिर एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए। तो एम्बेसी सोचती है जिस बंदे की 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपए एनुअल इनकम सालाना है, वो 23, 24, 25 लाख रुपए कैसे खर्च सकता है। तो दोस्तों अगेन ये एक मेजर पार्ट है एनुअल इनकम। इसमें प्लीज आप जितने भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, वो जो भी बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड उनकी आईटीआर होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट ए है, उसके फादर मदर गवर्नमेंट जॉब पे हैं और एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। तो फादर मदर अगर जॉब भी कर रहे हैं और एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, जैसे फादर की इनकम सपोज करो 50,000 रुपये महीना उसकी एनुअल इनकम है, उसकी मंथली इनकम है, तो 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 लाख रुपए की आईटीआर फादर की हो जाती है। और सपोज करो उनके पास तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट भी है 3, 4 या 5 लाख रुपए का, तो 6, 5, 11 लाख रुपए उनकी एनुअल इनकम होगी। सपोज करो मदर भी जॉब करती है और उनकी भी 40-50 हजार रुपये इनकम है पर मंथ की, तो 6 लाख रुपए वो होगी। तो 6, 6, 12 प्लस 5, 17 लाख रुपये उनकी फैमिली की एनुअल इनकम हो जाती है। जिसकी 17 लाख रुपये एनुअल इनकम है, वो 22-23 लाख रुपये सालाना खर्च सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर है। लेकिन जिस बच्चा जो दूसरा बी स्टूडेंट है, जो बी स्टूडेंट्स है, वो सिर्फ 3 लाख रुपए की आईटीआर भरता है। मम्मी हाउसवाइफ है, भाई बहन जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं, या मम्मी भी कोई बुटीक चला रही है लेकिन आईटीआर नहीं भरती। सिर्फ 3 लाख रुपए की एक पापा की आईटीआर है, या 4-5 लाख रुपए उसकी तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट है। एक 4-5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा, आदमी, एम्बेसी सोचती है कि ऐसा पर्सन अपने बेटे को कैसे सपोर्ट कर सकता है अब्रॉड जाके, इवन के उसके यहाँ पे और भी फैमिली है, उनको भी उनके लिए भी उनको कुछ करना है। तो डेफिनेटली ये एक वर्स्ट सिचुएशन आती है जब वीजा रिफ्यूज होता है। तो उसमें स्पेशल ये चीज आती है कि आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो। आपने फंड दिखाना एक अलग बात है, लेकिन एनुअल इनकम भी आपको जेन्युइन और सोर्स के साथ देनी होगी। एम्बेसी खासकर बोलती है स्पॉन्सर कोई भी कर रहे हो, लेकिन पेरेंट्स की एनुअल इनकम दिखानी जरूरी है। तो दोस्तों सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा, जो भी आपका बी स्टूडेंट, जो भी मैंने बताया, अगर उसका फादर कोई बिजनेस करता है तो उसकी आईटीआर, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, अगर एग्रीकल्चर है, मम्मी बुटीक है तो उसकी आईटीआर, भाई अगर जॉब पे है तो उसकी आईटीआर, सिस्टर कोई ट्यूशन सेंटर चला रही है तो उसकी आईटीआर। इस तरीके से जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसकी आईटीआर जरूर भरिए। तो उससे एम्बेसी डेफिनेटली कहेगी कि यस, कि आप भी बाहर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी सबकी अगर इनकम इकट्ठी की जाए तो वो भी 14, 15, 16 लाख रुपए बन जाती है, बशर्ते कि वो सोर्स होने चाहिए। तो रिक्वेस्ट यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आपके पेरेंट्स जिस भी प्रोफेशन में हैं, फैमिली में जितने मेंबर हैं जिस भी प्रोफेशन है, उसके हिसाब से एक्चुअल आईटीआर जरूर दिखाएं। एक्चुअल आईटीआर दिखाओगे तभी आपका वीजा निकलेगा। एक छोटा सा और एग्जांपल एनुअल इनकम का यहां पे देना चाहूंगा। हम अगर इंडिया में कार लोन भी लेने जाते हैं, कार लोन या पर्सनल लोन बैंक में, तो बैंक मैनेजर सबसे पहले यही पूछता है कि भाई आपके पास आईटीआर है, आप आईटीआर भरते हो या नहीं भरते हो। अगर आप नहीं भरते तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। आईटीआर भरते हो तो देख के वो बताते हैं कि ठीक है, आपका सोशल स्टेटस जो भी है उस हिसाब से हम आपको इतना लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों जब एक बैंक में लोन लेने के लिए आपको आईटीआर चाहिए, आपको इनकम रेशियो दिखानी होती है, एनुअल इनकम दिखानी होती है, तो डेफिनेटली एम्बेसी तो ये चीज देखेगी कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एनुअल इनकम क्या है और आपका सालाना खर्चा क्या है, क्या रियली में वो कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि 3 लाख रुपए कमाने वाला 23 लाख रुपए कहां से निकाल देगा। तो इस सिचुएशन में वीजा रिजेक्ट होते हैं। हाँ, 15-16 लाख रुपए कमाने वाला 23 लाख 26 लाख रुपए अपने बेटे पे खर्च कर सकता है। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स की आईटीआर
मदर की आईटीआर, दादा दादी की आईटीआर, जो भी प्रोफेशन है, भाई बहन की आईटीआर, जो भी एक्चुअल में वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनका इनकम रेशियो आईटीआर होनी जरूरी है, तभी एक स्टूडेंट्स का वीजा लगता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी रिसर्च। ये रिसर्च बहुत जरूरी है। जब एक स्टूडेंट्स एब्रॉड जाना चाहता है तो जब उसकी फाइल बनती है तो एक एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खासकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लगती है। तो वीज़ा ऑफिसर देखना चाहता है कि भाई आप एक्चुअल में क्या करते हो। तो नेक्स्ट जो बहुत जरूरी है वो है आपका रिसर्च। रिसर्च मीन्स एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आप मेरे कंट्री में आ रहे हो तो रियली यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट्स और नॉट। खासकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दो कंट्री ऐसे हैं जिसमें एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट की साइड से लगती है, जिसमें एम्बेसी जानना चाहती है कि स्टूडेंट्स ने रियली में रिसर्च कर रखे नहीं कर रखे, रिसर्च कितने स्टूडेंट ने रिसर्च कितने किए हैं और कितने पानी में है वो, जिसमें देख सुना मतलब जो एक्सपेक्ट करती है एम्बेसी कि अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, अबाउट द एजुकेशन। नेक्स्ट चीज आती है वाई ऑस्ट्रेलिया या वाई न्यूजीलैंड, जिस भी कंट्री में जा रहा है आप उसी कंट्री में क्यों जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करने होंगे और लिखने होंगे। ये जो कोर्स आप वहां से करने जा रहे हो उस कोर्स के बारे में, कोर्स कंटेंट्स के बारे में, और जो ये कोर्स सिर्फ उसी कंट्री से क्यों कर रहे हो, इंडिया से क्यों नहीं कर रहे हो। इंडिया में एक चीज अगर आप 5 लाख रुपए में कर सकते हो तो वही कोर्स वहां पे 20 लाख या 25 लाख रुपए से क्यों करना चाहते हो। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से क्यों करना चाहते हो, यूएस, कनाडा और अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज, वहां से क्यों नहीं करना चाहते। ये जो कोर्स आप कंप्लीट करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, इसके आउटकम क्या होंगे, किस टाइप की स्किल्स आपको मिलेंगी, वो कौन सी स्किल्स होंगी आपके अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, वो कौन कौन सी स्किल्स होंगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, कौन सी वो जॉब होगी जो आपको मिलेगी, किस कंपनी में मिलेगी, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद किस लेवल पे आप जा सकते हो। ये सारी की सारी चीजें रिसर्च में आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आती है। तो एक स्टूडेंट जब खुद रिसर्च करता है, खुद रिसर्च करके अपने नोट्स बनाता है, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट्स का अगर इंटरव्यू भी आता है तो वो वीज़ा लेता है। लेकिन एक दूसरी साइड इसका पहलू भी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें हार्डवर्क ना करना पड़े और मेरा एजेंट, मेरा कंसल्टेंट, मेरी काउंसलर मेरे लिए ये काम करे। तो सर फिर तो कॉपी पेस्ट ही होती है। ABCD और भी बनी पड़ी हैं स्टूडेंट्स की, वो सब कॉपी पेस्ट कंसल्टेंट्स करते हैं। और आप अगर स्टडी नहीं करते उस रिसर्च को, SOP को, तो कल अगर एम्बेसी इंटरव्यू लेती है तो रिजल्ट्स निकलता है नेगेटिव, रिफ्यूजल आ जाता है। और मोस्टली जो रिफ्यूजल्स आते हैं उसमें रिसर्च बहुत मायने रखती है। जब रिफ्यूजल लेटर आता है उसमें लिखा होता है कि स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं वो बड़े अटपटे दिए हैं, स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है, लिमिटेड रिसर्च की है और स्टूडेंट ने यह रिसर्च की नहीं है। तो दोस्तों रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाना तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, कनाडा में जाना तो कनाडा से रिलेटेड, न्यूजीलैंड में जाना है न्यूजीलैंड से रिलेटेड, अदर यूरोपियन कंट्रीज में जाना है तो उस कंट्रीज से रिलेटेड दुनिया भर की वेबसाइट्स है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। या इस तरह के यूट्यूब पे या अदर चैनल्स पे भी आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे मैं अगर वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ तो और भी कंसल्टेंट्स बताते होंगे। तो अगेन बताना चाहूँगा ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बेसी को स्किल्ड स्टूडेंट्स चाहिए। उस कंट्री में जो स्टूडेंट जा रहा है वो स्किल्ड होना चाहिए, उस कंट्री के लिए कुछ न कुछ करने वाला होना चाहिए, उसको ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो रियली जेन्युइन हो, ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो रियली उस कंट्रीज की इकोनॉमी में कुछ न कुछ हेल्प करे। वो तभी हो सकता है जब एक बच्चा रिसर्च करता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। इमिग्रेशन हिस्ट्री, इसके अंदर एम्बेसी देखना चाहती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप किसी कंट्री से ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, आप किसी कंट्री में ओवर स्टे तो नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, चाहे वो ब्लैकलिस्ट होके, डिपोर्ट होके, या यूके से डिपोर्ट हुए हैं, या न्यूजीलैंड से डिपोर्ट हुए हैं, या किसी और कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं, फिर सोचते हैं कि दूसरे कंट्रीज में मैं चला जाऊं। तो इमिग्रेशन हिस्ट्री अगेन बहुत मैटर करती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देखे गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, फिर सोचते हैं कि अब मैं शादी करके अपनी वाइफ के थ्रू वहाँ पे दोबारा चला जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-3 साल आप जहाँ रह जाते हैं तो डेफिनेटली आपका वहाँ सोशल टाइप्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं उस कंट्री में जाऊँगा दोबारा तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे दोबारा सेट हो सकता हूँ।
तो बट इमिग्रेशन हिस्ट्री कभी नहीं छिप सकती। आपको जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हैं, अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो कि आप दोबारा वापस इंडिया आएँ सिर्फ इस कारण से आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को लेके आपका दोबारा वीज़ा ना लगे, या आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका वहाँ बने, या आपने कोई गलत काम वहाँ पे करे, तो उससे फिर दोबारा चांसेस बहुत कम बनते हैं। एक कंट्री में जब आप चले जाते हैं, ये सच्चाई है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे 12 साल के अपने बिजनेस में मैंने ये चीज़ देखी है। जो बच्चा बाहर किसी कंट्री में 5-6 महीने से ज़्यादा रह लेता है, तो इंडिया में उसका जल्दी से मन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का स्टाइल, वहाँ का हर एक चीज़ हमारे इंडिया से डिफरेंट है। तो इंडिया में जब वापस आता है तो वो अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वही चीज़ें बार बार दिखती हैं, और दोबारा जब कोशिश करता है तो बहुत से स्टूडेंट पास नहीं हो पाते, पहुँच नहीं पाते। इमिग्रेशन हिस्ट्री से लेके मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। एक स्टूडेंट के पेरेंट्स मेरे जलंधर ऑफिस आते हैं, वो बताते हैं कि मेरा बेटा न्यूजीलैंड गया था आज से 2-3 साल पहले, और उसने वहाँ पे किसी लड़की को टीज़ किया, छेड़ा होगा। तो ये तो एक तरह से क्रिमिनल चीज़ है वहाँ पे। तो उस बच्चे को डिपोर्ट होना पड़ा सिर्फ इस रीज़न से कि उसने टीज़ किया, और ये रियली में नॉन एक्सेप्टेबल चीज़ है सोसाइटी के लिए। उस पर पेनल्टी भी पड़ी तकरीबन $2000 की, और उसको सोशल वर्क भी करना पड़ा। उसको 2 महीने दिए गए कि 2 महीने के अंदर आपको न्यूजीलैंड छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखने की हैं कि आप अपना करियर बनाने आ रहे हो, आप अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आप इधर उधर, जैसे कई बार आप झगड़ा कर लेते हैं, या फिर इस तरह के जो वाक्य मैंने अभी बताया आप करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का भविष्य भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे ही 2-3 वाक्य और भी हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, मॉल में से चोरी कर ली, वो रिकॉर्डिंग में आ गया तो वो डिपोर्ट हुआ। एक लड़के ने और टैक्सी चलाते हुए किसी लेडी को टीज़ किया, तो वो भी डिपोर्ट हुआ। तो ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं, और फिर उसका रिजल्ट से ही निकलता है कि आपको डिपोर्ट होना पड़ता है। तो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री अगेन मैटर करती है। आप इंडिया में हैं, इंडिया में भी अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप पे पुलिस कंप्लेंट है, तो डेफिनेटली अगेन आपके वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई जीटी के अंदर, जिसमें आपकी एकेडमिक, गैप, आइल्स, पीटी, फंड्स, एनुअल इनकम, रिसर्च और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है। चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, चाहे आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, आप यूरोप के किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, आप यूएस जाना चाहते हैं, आप आयरलैंड जाना चाहते हैं। ये एक अलग बात हो सकती है कि कहीं फंड दिखाने हैं, कहीं नहीं दिखाने हैं। कहीं दिखाने हैं तो पुराने दिखाने हैं, 6 महीने पुराने, कहीं 3 महीने पुराने, कहीं रिसेंट के फंड भी चल जाते हैं। ये अलग मैटर है। बट मेरा आज जो वीडियो निकालने का पर्पज़ था वो ये था कि ओवरऑल आपको बताया जाए कि न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप की किसी कंट्री में जाना है, आयरलैंड में जाना है, यूएस में जाना है, हर एक एम्बेसी इस गोल सर्कल को देखती है, इस जीटी को चेक करती है। अगर ये जीटी आपकी मैच करती है तो आपके चांसेस वीज़ा के पूरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, आप वहाँ आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास हर एक कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट काउंसलर्स हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास जब आप आते हैं तो आपको पूरी एक प्रॉपर चेकलिस्ट दी जाती है। आप चाहे हमसे इनरोल होते हैं या नहीं होते हैं, आप किसी और कंसल्टेंट के थ्रू भी जाना चाहते हैं, तो अभी जब आप हमसे अगर काउंसलिंग लेने आते हैं तो ये हमारा धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है, जिसको हम पूरा करते हैं कि आपको वो चेकलिस्ट दी जाए। आपने न्यूजीलैंड जाना है तो न्यूजीलैंड के डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया की चेकलिस्ट, यूएसए जाना है तो यूएसए की चेकलिस्ट, ताकि आप ऑन टाइम अपना पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर पाएँ। और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली वीज़ा चांसेस हाई होते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट चैनल्स पे भी देख सकते हैं, जिसमें एवरी थर्सडे मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए एवरी थर्सडे चढ़ती कला पे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। फ्राइडे को इसका रिपीट चलता है। डीडी पंजाबी पे ट्यूसडे से लेके संडे तक मैं रेगुलर आता हूँ दिन में 2 बजे, और लिविंग इंडिया पे अपना एवरी मंडे शाम को 7:30 बजे लाइव शो होता है। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज़ 172 के नाम से, उस पर भी मैं टाइम टू टाइम कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ या लाइव आके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों, आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो जहाँ से आपका करियर आप किस दिशा में जाएगा वो आपने तय करना है। आपके करियर में एक कंसल्टेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपके पास एक जेन्युइन कंसल्टेंट है, अगर आपके पास एक एथिक्स वाला कंसल्टेंट है,
होनेस्ट कंसल्टेंट है जो आपका करियर, अपना करियर समझता है, तो डेफिनेटली आपके वीज़ा चांसेस हाई रहेंगे। इसके अलावा मैटर करता है आपका जीटी क्राइटेरिया, जर्मन टेम्परेरी एंट्रेंस, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर ये 2 चीज़ें हैं, जीटी प्लस में एक अच्छा कंसल्टेंट, तो दोस्तों आपका भविष्य 100% बनता है। और आपका भविष्य है तो हमारा भविष्य है, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, आप वेल सेटल होंगे तो हम वेल सेटल होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। फ्यूचर में और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, सत श्री अकाल।